नमस्कार। आज हम गोता लगाएंगे दक्षिण भारत के इतिहास की कुछ बहुत ही दिलचस्प गहराइयों में। ये वो दौर था जब बड़े बड़े शक्तिशाली राजवंश उभरे, जिन्होंने न सिर्फ इस क्षेत्र पर बल्कि मैं कहूंगी पूरे भारतीय इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल। आज की हमारी जो चर्चा है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 3 अलग-अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कालखंडों और उनसे जुड़े राजवंशों पर केंद्रित रहेगी। हाँ, मतलब हम संगम युग की बात करेंगे, फिर वो जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसे समझेंगे, और फिर खास तौर पर चोल साम्राज्य पर ध्यान देंगे। सही। संगम युग मतलब लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी। फिर 8वीं से 10वीं सदी का त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। और फिर चोल साम्राज्य लगभग 850 ईस्वी से 1280 ईस्वी तक। हाँ, और ये संगम वाले चोल नहीं है ना, ये बाद वाले चोल हैं। अक्सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल होता है। आज वो भी साफ करेंगे। ये बाद वाले चोल, विजाले वाले चोल, उनके प्रशासन, उनकी कर व्यवस्था और खासकर उनके जो भव्य मंदिर हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए दक्षिण भारत के इस शानदार ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये संगम युग, ये संगम शब्द का मतलब क्या है और इस युग की क्या खासियत थी? देखिए, संगम का सीधा सा मतलब है मिलना या सभा, खास तौर पर कवियों की सभा। ऐसी मान्यता है कि मदुरै में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 बड़ी सभाएं हुई, कवियों और विद्वानों की, और इन्हीं सभाओं के नाम पर इस पूरे दौर को संगम युग कहा जाने लगा। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है तमिल साहित्य का विकास। उस दौर का समाज, संस्कृति, राजनीति, इसकी ज्यादातर जानकारी हमें इसी संगम साहित्य से मिलती है। और उस समय के मुख्य राजवंश कौन कौन से थे, मतलब कौन थे सत्ता में? तीन प्रमुख राजवंशों का जिक्र बार बार आता है, चेर, चोल और पांड्या। चेर, चोल, पांड्या, ठीक है। हाँ, चेरों की बात करें तो राजधानी वंजी थी। इनका इलाका आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पड़ता था, और इनका चिन्ह था धनुष और बाण। धनुष नाड़। और बंदरगाह तुंडी? हाँ, तुंडी इनका मुख्य बंदरगाह था। और चोल, ये संगम वाले शुरुआती चोल? जी हाँ, ये शुरुआती चोल। इनकी पहली राजधानी उरैयूर थी, जो सूती कपड़े के लिए मशहूर थी। बाद में कावेरीपट्टनम, जिसे पुहार भी कहते हैं, वो इनकी अहम राजधानी और बंदरगाह बनी। इनका निशान था बाघ। बाघ। और कोई प्रमुख राजा? करिकाल का नाम सुना है? बिल्कुल। करिकाल इस युग के बहुत प्रसिद्ध चोल राजा हुए। कहते हैं उन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था और पुहार शहर की स्थापना की थी। अच्छा। और तीसरे थे पांड्या। पांडे। राजधानी मदुरै, जो संगम सभाओं का केंद्र भी थी। पहले कोरकाई थी राजधानी, जो मोतियों के लिए जानी जाती थी। इनका निशान था मछली। मछली, ठीक है। तो चेर का धनुष बाण, चोल का बाघ और पांड्य की मछली, ये याद रखने वाली बात है। बिल्कुल। ये प्रतीक चिन्ह अक्सर पूछ लिए जाते हैं। के बारे में भी कुछ है? कोई वर्गीकरण? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। तमिल साहित्य में ना उस समय के तमिल प्रदेश को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हें तिने कहते हैं। तिने? हाँ, तिने। ये 5 थे: कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाका, पाले यानी सूखा या रेगिस्तानी इलाका, मुल्ले यानी जंगल और चारागांव वाला इलाका, मर्दुम मतलब खेती वाली उपजाऊ जमीन, और नेतल यानी समुद्र तट वाला इलाका। वाह, मतलब हर इलाके की अपनी पहचान। बिल्कुल। हर तिने की अपनी जीवन शैली, अपने देवता, अपना मुख्य काम धंधा, सब कुछ अलग था। ये दिखाता है कि वो लोग अपने पर्यावरण को कितनी बारीकी से समझते थे। ये तो कमाल का वर्गीकरण है। तो ये तो हुई संगम युग की बात। अब आगे बढ़ते हैं उस दौर की तरफ जब उत्तर भारत में कन्नौज के लिए घमासान मचा हुआ था। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष, 8वीं से 10वीं सदी। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक बन गया था। गंगा घाटी में था, उपजाऊ इलाका, व्यापार के रास्ते। बिल्कुल। तो उस पर कब्जा करने के लिए 3 बड़ी ताकतें आपस में भिड़ गईं। करीब 200 साल तक ये खींचतान चली। ये 3 ताकतें कौन सी थीं? एक तो शायद पूर्व से पाल थे। हाँ, बंगाल और बिहार के पाल। दूसरे पश्चिम और उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार। और तीसरे दक्कन के राष्ट्रकूट। हाँ पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जी। ठीक है। तो पाल वंश के बारे में बताइए। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कहते हैं उन्हें सरदारों ने चुना था अराजकता खत्म करने के लिए। धर्मपाल इनके बहुत शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया, कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा भी किया।
और उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जी। की स्थापना की। विक्रमशिला। हाँ, ये बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था। बिल्कुल। लेकिन धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हारना भी पड़ा था। बाद में देवपाल भी एक अहम शासक हुए, लेकिन सबसे मशहूर राजा हुए मेहर भोज। मेहर भोज, हाँ आदिवराह की उपाधि वाले। जी हाँ, वही आदिवराह। उन्होंने कन्नौज को जीता और अपनी राजधानी बनाया। काफी बड़ा साम्राज्य था उनका। हालांकि उन्हें पाल राजा देवपाल से हार मिली, लेकिन उन्होंने राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को हराया था। और उनके दरबार में कवि राजशेखर भी थे, महेंद्रपाल प्रथम के समय में। बिल्कुल, महेंद्रपाल प्रथम मेहर भोज के पोते थे। उनके दरबार में राजशेखर थे। और तीसरी शक्ति राष्ट्रकूट, ये तो दक्कन से थे। इनका उत्तर में क्या काम? राष्ट्रकूट बहुत महत्वाकांक्षी थे। इनकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, चालुक्यों को हराकर। राजधानी थी मान्यखेत, कर्नाटक में। इनके राजा कृष्ण प्रथम ने तो एलोरा में वो अद्भुत कैलाश मंदिर बनवाया, एक ही चट्टान को काटकर। हाँ, कैलाश मंदिर, वो तो वास्तुकला का चमत्कार है। सही कहा। और राजा ध्रुव, उन्होंने उत्तर भारत में दखल दिया और पाल राजा धर्मपाल और प्रतिहार राजा वत्सराज दोनों को हराया। इससे उन्होंने दिखाया कि दक्कन की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। मतलब वो भी इस रेस में शामिल थे? पूरी तरह से। बाद में अमोघवर्ष प्रथम जैसे विद्वान राजा हुए, जिन्होंने कन्नड़ में कविराज मार्ग लिखा। फिर इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, ये भी उत्तर भारत तक गए। कृष्ण तृतीय ने तो चोल राजा परांतक प्रथम को भी हराया था। बाप रे, तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी और भयंकर चली होगी। इसका अंत क्या हुआ? अंत यही हुआ कि ये तीनों ही ताकतें लड़ लड़कर कमजोर हो गईं, मतलब अंदर से खोखली हो गई। गुजरा प्रतिहारों ने कन्नौज पर कब्जा तो कर लिया आखिर में, पर वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए। तो इस संघर्ष ने सबको कमजोर कर दिया। हाँ, एक तरह से इसने उत्तर भारत में एक राजनीतिक खालीपन सा बना दिया, जिससे शायद बाद में दूसरों को घुसने का मौका मिला। तो जब उत्तर और दक्कन में ये सब चल रहा था, तब दक्षिण में वो दूसरे वाले चोल उभर रहे थे। बिल्कुल। 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने इनकी नींव रखी। वो शायद पहले पल्लवों के सामंत थे। सामंत मतलब अधीन शासक। हाँ बिल्कुल। उन्होंने मौका देखा और कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया और तंजाउर यानी तंजोर को अपनी राजधानी बनाया। ये थे बाद वाले शक्तिशाली चोल। और इनको असली बुलंदी पर कौन ले गया? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। एकदम सही, ये दो नाम चोल इतिहास के शिखर हैं। राजराज प्रथम 985 to 1014 ईस्वी, जबरदस्त शासक। उन्होंने चेर, पांड्य, श्रीलंका के उत्तरी हिस्सा सबको जीता और तंजाउर में बनवाया वो भव्य बृहदेश्वर मंदिर। हाँ, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, शिव जी का। उसकी मीनार मतलब विमान बहुत ऊंचा है। बिल्कुल, द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है वो। और राजराज ने एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाई। लक्षद्वीप, मालदीव, इन पर भी कब्जा किया। और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, वो तो गंगईकोंड चोल कहलाए। हाँ, राजेंद्र प्रथम 1014 to 1044 ईस्वी। वो अपने पिता से भी आगे निकल गए, पूरा श्रीलंका जीत लिया। और सबसे बड़ी बात, उत्तर भारत का अभियान। उनकी सेनाएं बंगाल के पाल राजा महिपाल को हराकर गंगा नदी तक पहुंच गईं। गंगा तक, दक्षिण से उत्तर में? हाँ, और इसी जीत की याद में उपाधि ली गंगईकोंड चोल, गंगा का विजेता। और इसी नाम से नई राजधानी बसाई, गंगईकोंड चोलपुरम। वहां भी एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। ये तो अविश्वसनीय लगता है। और सुना है उनकी नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान किए। बिल्कुल। श्री विजय साम्राज्य, जो आज के इंडोनेशिया, मलेशिया वाले इलाके में था, उसके खिलाफ सफल नौसैनिक अभियान भेजे। ये उनकी समुद्री ताकत का प्रमाण है। वाकई, सैन्य शक्ति तो थी ही, लेकिन चोल प्रशासन के लिए भी जाने जाते हैं। खासकर उनका स्थानीय स्वशासन, वो कैसा था? हाँ, उनका प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। साम्राज्य बटा था मंडलों में, यानी प्रांत। मंडल बटे थे वलनाडु में और वलनाडु नाडु में, जो गांव का समूह होता था। और गांवों का शासन? यही उनकी खासियत थी। गांव में स्वायत्त संस्थाएं थीं। उर होती थी आम गांव की सभा। और सभा या महासभा होती थी ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव की, जिन्हें अग्रहार या ब्रह्मदेय कहते थे। ये सभाएं क्या काम करती थी? ये बहुत शक्तिशाली थी। टैक्स वसूलना, न्याय करना, मंदिरों और तालाबों की देखभाल, जमीन के झगड़े निपटाना, ये सब काम ये सभाएं ही करती थीं। और इनके सदस्य कैसे चुने जाते थे? वो उत्तर मेरूर अभिलेख का जिक्र आता है। हाँ, उत्तर मेरूर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पता चलता था कि सभा की अलग अलग समितियां होती थीं और उनके सदस्य चुनने के लिए एक खास तरीका था, कुडवोलाई। कुडवोलाई, ये क्या था? ये एक तरह की लॉटरी प्रणाली थी।
उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक घड़े में डालते थे और फिर किसी छोटे बच्चे से एक एक पत्ता निकलवाते थे। जिसका नाम निकलता वो सदस्य बन जाता। वाह, मतलब चुनाव का एक प्राचीन तरीका, बड़ा निष्पक्ष लगता है। हाँ, काफी व्यवस्थित था। और टैक्स व्यवस्था कैसी थी? जमीन दान का क्या सिस्टम था? जमीन का टैक्स, जिसे कणीकड्डन या कदमाई कहते थे, वो आय का मुख्य स्रोत था। उपज का लगभग 1/3 हिस्सा होता था ये। उपज का 1/3? ठीक है। बाकायदा जमीन की पैमाइश होती थी। इसके अलावा वेट्टी नाम का एक टैक्स था। वेट्टी, ये क्या था? ये एक तरह की बेगार थी, मतलब लोगों को राजा या गांवों के सार्वजनिक कामों के लिए मुफ्त में श्रमदान करना पड़ता था। ओ, यानी श्रम कर। हाँ। जमीनदान की बात करें तो ब्राह्मणों को जो टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी वो ब्रह्मदेय कहलाती थी। मंदिरों को दी गई जमीन देवदान। और बड़े जमींदारों को उपाधियां भी मिलती थीं, मुविंद वेलन। हाँ, मुवेंद वलन मतलब 3 राजाओं की सेवा करने वाला किसान, और अरैयर यानी मुखिया जैसी उपाधियां उनके रुतबे को दिखाती थी। अच्छा, अब आते हैं चोल वास्तुकला पर। मंदिर तो लाजवाब थे ही, बृहदेश्वर, गंगईकोन चोलपुरम। और क्या खास था? देखिए, चोल काल को द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। उनके मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, शक्ति और कला के केंद्र थे। तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम के अलावा दरासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर भी बहुत शानदार है, जिसे राजराज द्वितीय ने बनवाया था। इनकी पहचान है ऊंचे ऊंचे विमान, मतलब गर्भगृह के ऊपर का टावर, विशाल नंदी, भव्य और सजे हुए गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, और दीवारों पर मूर्तिकला, बहुत बारीक नक्काशी। और वो कांसे की मूर्तियां? नटराज की मूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, चोल काल की कांसे की मूर्तियां, खासकर नटराज, शिव का नृत्य रूप, की दुनिया भर में मशहूर हैं। ये लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट वैक्स विधि से बनाई जाती थी। बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी और चोल कारीगर इसमें उस्ताद थे। लॉस्ट वैक्स? अच्छा, ज्यादातर मंदिर शिवजी के ही थे? हाँ, अधिकांश प्रमुख चोल मंदिर शैव मंदिर ही हैं। तो संगम युग के चेर, चोल, पांड्या से लेकर उत्तर में त्रिपक्षीय संघर्ष और फिर दक्षिण में चोल साम्राज्य का वो स्वर्ण युग, क्या गजब का इतिहास रहा है दक्षिण भारत का। बिल्कुल, हमने देखा कैसे इन राजवंशों ने न सिर्फ राजनीति बदली, बल्कि साहित्य, कला, वास्तुकला, प्रशासन, हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। संगम साहित्य, कैलाश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये सब आज भी उनकी महानता की कहानी कहते हैं। और ये भी साफ हो गया कि संगम युग के चोल और 9वीं सदी के बाद वाले चोल, ये 2 अलग-अलग दौर थे। भले ही उनका केंद्र कावेरी डेल्टा ही रहा, बाद वाले चोल साम्राज्य निर्माता थे। उनकी नौसेना, उनका प्रशासन, सब बड़े पैमाने पर था। निश्चित रूप से दक्षिण भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत परतें हैं उसमें। आज तो हमने बस कुछ पहलुओं को ही छुआ है। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह चोलों ने, खासकर राजेंद्र प्रथम ने, अपनी समुद्री ताकत का इस्तेमाल करके दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभाव फैलाया, क्या उस दौर के समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का आज के भारत के दृष्टिकोण, जैसे कि एक्ट ईस्ट नीति वगैरह, पर कोई असर या कोई सीख नजर आती है? सोचने वाली बात है। उन ऐतिहासिक संबंधों की गूंज आज भी कहीं न कहीं सुनाई देती है। बातचीत के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।